दिया अपने घर में अपने बेटे अनिल के साथ रहा करती थी। अनिल बड़ा हो चुका था और उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऐसे ही एक दिन दिया के घर उसकी बहन ममता आती है। दीदी, अनिल की शादी करवानी भी है या नहीं? ममता कैसी बात कर रही है? अनिल मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो चाहती हूँ उसकी शादी अच्छी सी लड़की से हो। और वैसे भी मेरा तो बस एक ही सपना है कि जल्दी से इस घर में मेरी बहू आ जाए और मैं भी सास बन जाऊंगी। फिर तो मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी, घर के सारे काम करेगी। पर मैं ना अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगी। दीदी, अगर तुम अनिल की शादी इस साल करवाना चाहती हो तो मुझे बता दो। मेरी नज़र में उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें बहू चाहिए। इस तरह से दिया ममता से अनिल की शादी की बात करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिया सपना देखती है कि अनिल की शादी हो गई है। शादी के बाद ससुराल में आते ही दिया की बहू घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और वो अपनी सास का भी खूब ख्याल रखती है। अरे बहू, तू कब से मेरे पैर दबा रही है? जा जाकर आराम कर ले बेटा। माँ, मैं आपकी बहू नहीं आपका बेटा हूँ। नींद से बाहर आ जाओ। अरे बहू, तेरी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? दिया अपनी बहू के सपने देख रही होती है और अनिल अपनी माँ को नींद से जगाने के लिए माँ के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारता है। अब दिया जल्दी से उठ जाती है। ये अचानक से बारिश कैसे हो गई? माँ, बारिश नहीं हुई है। मैंने आपके मुंह पर पानी के छींटे मारे हैं क्योंकि आप अपनी बहू के सपने देख रही थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है माँ, और आप अभी तक अपनी बहू के सपने देख रही हो। अरे अनिल बेटा, तू नाराज़ क्यों होता है? अब मैं उठ गई हूँ ना, तू तैयार हो जा। मैं अभी तेरे लिए लंच बना देती हूँ। न जाने कब मेरी बहू इस घर में आएगी और कब मेरा सपना पूरा होगा। इस तरह से दिया अनिल के लिए लंच बनाती है। अनिल ऑफिस चला जाता है और एकदम से दिया को ममता की बात याद आती है और वो ममता को फ़ोन करती है। अरे ममता, भूल गई क्या कि मुझे अपने बेटे की शादी करानी है? तू बता रही थी ना उस लड़की के बारे में, क्या हुआ उसका? दीदी, फिक्र मत करो, मैंने बात कर ली है। बस कुछ ही दिनों में लड़की वाले आपके घर आ जाएंगे हमारे अनिल को देखने के लिए। फिर समझो ये रिश्ता पक्का। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द अनिल की शादी काव्या नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद सभी मेहमान काव्या की खूब तारीफ करते हैं। कुछ दिनों में घर से सारे मेहमान भी चले जाते हैं। मेहमान के जाते ही काव्या घर के कामों में लग जाती है। ये देखकर दिया को बहुत खुशी होती है। सही कहा था ममता ने, काव्या बहुत संस्कारी है। कैसे आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। अब मैं भी सास बन चुकी हूँ। ये सब कुछ सोच सोच कर दिया बहुत खुश हो रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। हर रोज़ की तरह फिर से दिया के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। वो अपनी बहू को आवाज़ देती है। काव्या बहू, ज़रा मेरे कमरे में तो आना। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर से शुरू हो गया इस बुढ़िया का नाटक। माँ के कहने पर मैंने 4 दिन ससुराल की सेवा तो कर ली, पर अब मुझसे नहीं होने वाला कुछ। इस तरह से काव्या अपने कमरे में आराम से सो जाती है। बेचारी दिया रात भर अपनी बहू के आने का इंतज़ार करती है। अगली सुबह जब दिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि आज पहली बार अनिल बिना लंच लिए ऑफिस चला गया है और अब तक काव्या अपने कमरे में सो रही है। ये देखकर दिया को बहुत गुस्सा आता है। काव्या बहू, ये सब क्या है? मेरा बेटा आज पहली बार तेरी वजह से बिना लंच लिए ऑफिस चला गया। सुबह के 11 बज गए और तू अब तक सो रही है। घर के सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और वैसे भी मुझसे ये घर के काम नहीं होते। वो तो मेरी माँ ने कहा था कि ससुराल में जाकर 4 दिन घर की जिम्मेदारी उठा लेना, घर के काम कर लेना, इसलिए ये सब काम वाम कर लिए मैंने। काव्या का असली रूप देखकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ममता, तूने तो मुझसे कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है, पर ये क्या? ये तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी निकली। क्या दीदी, तुम्हारा सपना था बहू का तो आ गई तुम्हारे घर बहू।
और रही काव्या की बात, तो मैंने कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है और काव्या को घर के सारे काम आते हैं, तो मैंने झूठ क्या बोला? वैसे भी आजकल की बहू कहाँ घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं दीदी, समझा करो। ममता की ऐसी बातें सुनकर दिया कुछ नहीं बोलती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी दिया बहू के होते हुए भी घर का सारा काम करती है। और एक दिन, बहू, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। रात को अनिल के दोस्त घर पर आने वाले हैं, तो आज रात को उनके लिए खाना बना देना। पर माँ जी, मैं तो आज अपने मायके जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ और बाद में अपने मायके जाऊँगी। आप दवाई खा लेना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और रात में जब अनिल के दोस्त आएंगे तो आप उनको देख लेना। अरे तुझे इतना ही इम्पोर्टेंट काम है बहू, तो तू अपने मायके चली जा। मैं अपना और अपने बेटे के दोस्तों का ख्याल रख लूँगी। हाँ, ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो। इस तरह से काव्या अपने मायके चली जाती है और बुखार में तप रही दिया अकेले ही घर का सारा काम करती है। रात को जब अनिल अपने दोस्तों के साथ घर आता है, माँ, काव्या कहाँ है? मेरे सारे दोस्त उसी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। अनिल, अब जल्दी से भाभी को बुला भी ले, हमें घर जाना है। हमारी बीवी घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाभी तेरा करती है। अब थोड़ी देर रुको ना। माँ, बताओ ना काव्या कहाँ है? अनिल बेटा, बहू को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो अपने मायके गई है। कह रही थी 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। इतना बोलकर चक्कर खाकर दिया कुर्सी पर बैठ जाती है। जब अनिल अपनी माँ को छूता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार है। अब अनिल का पारा गर्म हो जाता है। माँ, बहुत हो गया, बहुत नज़रअंदाज कर लिया हमने काव्या की गलतियों को। आपकी इतनी तबीयत खराब है, मेरे दोस्त घर पर आए हुए और काव्या अपने मायके चली गई। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था उसे? अरे छोड़ना बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहा है? माँ, मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ। आपके कहने पर मैं हमेशा चुप रहा और काव्या की हर गलती को नज़रअंदाज करता रहा। आपके कितने सपने थे बहू को लेकर, पर काव्या ने आकर आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसलिए अब काव्या को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर अनिल अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें घर भेज देता है। अगली सुबह जब काव्या घर आती है, वहीं रुक जाओ काव्या, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था कि तुम अपने मायके चली गई, मेरी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि रात में मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले थे। अनिल, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो। तुम माँ जी से पूछ सकते हो, मैंने माँ जी को कहा था कि चलो आपको दवाई दिलवा देती हूँ, पर माँ जी किसी की सुनती कहाँ है। और वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा तभी तो अपने मायके गई, वरना मैं मायके क्यों जाती, तुम खुद सोचो ना। काव्या, तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था और तुम्हारी माँ ने ही मुझे बताया कि तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए तुम उनसे मिलने गई। पर सच तो यह है कि तुम घर के कामों से बचने के लिए गई थी। क्योंकि अनिल को काव्या की हरकतों का पता चल चुका था, इसलिए काव्या अनिल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, पर अनिल उसे माफ़ नहीं करता और उसे घर से निकल जाने को कहता है। पर अपनी बहू के साथ ये सब कुछ होता देख दिया को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी खराब हो, इसलिए वो काव्या को माफ़ कर देती है और अनिल से कहती है, अनिल बेटा, शांत हो जा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ता नहीं तोड़ा करते। अरे क्या हो गया अगर काव्या बहू अपनी माँ के घर अपनी माँ से मिलने गई थी? उससे अपनी माँ की याद आ रही होगी बेटा। अपनी माँ के कहने पर अनिल काव्या को माफ़ कर देता है। अब काव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस बार वो सच में एक संस्कारी, सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखाती है और इस तरह से दिया का सास बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। अतुल और प्रिया की शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अपना इतना बड़ा जॉइंट ससुराल देखकर ही प्रिया के नखरे शुरू हो जाते हैं। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मैं सोच रही थी कि हमारी शादी को 2 दिन हो गए, मैंने बहू के नाते अपनी पहली रसोई भी कर ली। अब हम हनीमून पर कब जाएंगे?
और मैं चाहती हूँ हम दोनों जल्दी से कुछ दिन के लिए हनीमून पर जाएं और वहां से आकर परिवार वालों से अलग हो जाए। अलग हो जाए? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? प्रिया जैसे ही अलग होने की बात करती है, अतुल प्रिया के ऊपर भड़क जाता है। अतुल की नाराजगी देखकर प्रिया भी अतुल से नाराज हो जाती है और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं रोज रोज इस घर में नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 10 लोगों का खाना अकेली बनाऊं। मैं जॉइंट परिवार में नहीं रह सकती। हम हनीमून से आकर अलग हो जाएंगे बस। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और इन 2 दिनों में ही मेरा परिवार तुम्हें खटकने भी लगा। और अलग रहने का इतना ही शौक है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और हनीमून के सपने तो अब तुम भूल ही जाओ। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ से चली जाऊं? अरे मैं क्यों जाऊं? तुम मुझे ब्याह कर लाए हो इस घर में। मैं घर की बहू और तुम्हारी बीवी हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली और मुझसे पल्ला झाड़ने की ना कोशिश भी मत करना। बीवी हूँ तुम्हारी। प्रिया की अजीबो गरीब तरह की बातें सुनकर अतुल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बिस्तर लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर प्रिया के सर पर अलग होने का भूत सवार हो जाता है। अतुल देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उस दिन मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए मैंने कोशिश की इस परिवार के साथ रहने की, पर 1 महीना हो चुका है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे परिवार के साथ। तुम्हारा परिवार मेरे लायक है ही नहीं। मेरा परिवार तुम्हारे लायक नहीं है या तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो? गलती की मैंने तुम जैसी औरत से शादी करके। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी जिंदगी? अरे ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। प्रिया बोल ही रही होती है कि अतुल अपना ऑफिस का बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब प्रिया भी अतुल की इन हरकतों से परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तुमने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? जानती भी हो इस घर में कौन कौन है? सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, ननद, इतना बड़ा परिवार। माँ, मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती इस घर में। अरे नाराज क्यों होती है? दामाद जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा और नौकरी के बहाने या किसी भी बहाने कहीं और शिफ्ट हो जा। अतुल को तो तू ही समझा सकती है। अतुल तेरा पति है, तेरी बात जरूर सुनेगा। मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ जिसने मुझे खुद कुएं में धकेला है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिया अपनी माँ से बात करके फ़ोन रख देती है और अपनी जिद मनवाने के लिए हर समय अतुल से नाराज़ रहती है। यहाँ तक कि उससे बात करनी भी बंद कर देती है। अब रात को अतुल और प्रिया भी अलग अलग सोते हैं। अपने बहू बेटे के बीच का तनाव शांति से छिपा नहीं था। एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू से कहती है, आरती बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से अतुल और प्रिया एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और अतुल भी कमरे से बाहर सो रहा है। माँ हुई होगी कुछ बात। पति पत्नी के बीच की बात है। आप बीच में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। इग्नोर कीजिए। आरती अपनी सास को सारी बातें नज़रअंदाज करने के लिए कहती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी वो देखती है कि प्रिया आराम से सोफे पर बैठकर फ़ोन में गेम खेल रही है। उसे खाली बैठा देख आरती उसे अपनी मदद के लिए बुलाती है। प्रिया, तुम खाली बैठी हो ना? सारा दिन या तो कमरे में रहती हो या फ़ोन में। अरे कभी कमरे की दुनिया से बाहर निकलो और परिवार के साथ बैठो, तभी तो घुल मिल पाओगी परिवार के साथ और अपने ससुराल वालों को पहचान पाओगी। चलो आज ना तुम मेरी थोड़ी मदद करवा दो खाना बनवाने में। माफ़ करना जेठानी जी, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ ने मुझे बस इतना ही खाना बनाना सिखाया था जिससे मैं अपनी पहली रसोई कर सकूं। इसलिए यू कैरी ऑन। प्रिया अपनी जिठानी को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। बेचारी आरती और शांति तो बस देखते ही रह जाते हैं। इसी तरह प्रिया हमेशा घर वालों से उखड़ी उखड़ी रहती और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक बार फिर प्रिया और अतुल के बीच में लड़ाई होती है और इस बार लड़ाई उनके कमरे से बाहर आकर परिवार वालों के सामने आ जाती है। देखो प्रिया, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है इस बारे में मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। क्यों ना करूं? जब जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों करी मुझसे शादी? नहीं करनी चाहिए थी ना। तुम्हारे साथ ये रिश्ता अब मुझे बोझ लगने लगा है, जहाँ सब कुछ सिर्फ मैं ही झेल रही हूँ। हर वक्त मैं ही एडजस्ट करती रहूं। अगर तुम्हें ये रिश्ता बोझ लग रहा है ना तो उठाओ अपना सामान, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। हम डाइवोर्स ले लेते हैं। अतुल के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अतुल को एक तमाचा मारते हुए कहती है, अतुल पागल हो गया है? बहू को छोड़ने की बात कर रहा है?
हमारे पूरे खानदान में किसी का डिवोर्स नहीं हुआ और तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिया क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? और ऐसी भी कौन सी बात हो गई कि तुम दोनों अलग होना चाहते हो? बहू तू अपने कमरे में जा, मैं अतुल को समझाती हूँ। अतुल बेटा, गुस्से में और जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। अगर बहू किसी चीज की जिद कर रही है तो तुझे उसे पूरा करना चाहिए। बहू का हक है कि वो अपने पति से नाराज हो, उससे गुस्सा हो, उसके सामने जिद करे। माँ अब नहीं जानती कि प्रिया मुझसे क्या चाहती है, उसकी जिद क्या है। मैं उसकी सारी जिद पूरी करने को तैयार हूँ माँ, पर मैं अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रिया मुझे आप लोगों से दूर करना चाहती है। क्या? प्रिया इतनी खतरनाक लड़की है? अरे 4 दिन नहीं हुए इस लड़की को घर में आए और हमारा घर तोड़ना चाहती है। माँ ये क्या हो रहा है? कैसी लड़की आ गई है इस घर में? दीदी आप तो चुप ही रहो, आप ही मेरे पति के कान भरती हो ना, तभी तो वो इस परिवार से अलग नहीं होना चाहते और मैं इतने बड़े परिवार के साथ रह नहीं सकती। तुम सब शांत हो जाओ भगवान के लिए। इस घर की बड़ी मैं हूं और मैं अभी जिंदा हूं, इसलिए इस घर के फैसले भी मैं ही करूंगी। प्रिया बहू, तो हम सबसे अलग रहना चाहती है ना? ठीक है, जिसमें मेरी बहू की खुशी मैं उसी में खुश हूँ। वैसे भी सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। तुम दोनों जहाँ रहना चाहते हो रहो, पर हमेशा खुश रहो। और अतुल बेटा, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू बहू को हमेशा खुश रखे। पर माँ देख रही हो प्रिया, तुम अपनी जिस सास से नफरत कर रही हो, जिससे अलग होना चाहती हो, वो अब भी अपने बारे में ना सोचकर तुम्हारी खुशियों की परवाह कर रही है। अगर तुम्हें अब भी थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो अपनी इज्जत को छोड़ दो, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा, पर मेरा दिल मेरे इसी घर में रहेगा, अपने परिवार के साथ। देखो प्रिया, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर जब परिवार एक साथ रहता है तभी घर में खुशियाँ होती हैं। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, एकता में बल होता है। अतुल सामान पैक करने लगता है। अपनी सास की अच्छाई और उनकी बातें सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे कितना अच्छा परिवार मिला है। इसके बाद प्रिया अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और अलग होने की अपनी सोच बदल लेती है।